हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में कैरी लुक अहेड एडर देखेंगे, साथ ही साथ हम साइन ऑपरेंट मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियोस में जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा कि एएलयू के बारे में हम लोगों ने जाना। लास्ट के वीडियोस में उसमें देखा हमने कि एएलयू जो होता है जो है वो तीन सर्किट से मिलके बना हुआ है। एक होता है हमारा जिसको हम लॉजिक सर्किट बोलते हैं। एक होता है हमारा अर्थमेटिक सर्किट होता है। और थर्ड हमारा होता है शिफ्ट सर्किट होता है। और यही तीनों मिल करके एक सर्किट को डिजाइन करते हैं जिसका नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट। ठीक है। तो ये तीनों सबके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो अर्थमेटिक सर्किट की बात करूं तो अर्थमेटिक सर्किट का काम होता है जितने भी मल्टीप्लिकेशंस है, जितने भी मैथमेटिकल चीजें हैं उसको सॉल्व करना, उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है। तो अर्थमेटिक का काम हुआ। लॉजिक सर्किट का काम होता है जो भी स्टेटमेंट आए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आया है वो ट्रू है या फॉल्स है या सही है गलत है, ठीक है, वो अपने डिसीजंस देना उसमें, वो लॉजिक सर्किट का काम। तो इसी तरह चीजें रहती हैं एएलयू के अंदर। ठीक है। अब उसी में हम एक चीजें पढ़ते हैं अर्थमेटिक, जिसकी हम बात करते हैं अर्थमेटिक सर्किट की बात करते हैं। अर्थमेटिक सर्किट के अंदर हमारे पास, आप लोगों को मैंने जैसे ही बताया कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हमारा एडिंग हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, और एक हमारे मॉड्यूल्स होते हैं जिसको हम परसेंटेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो अर्थमेटिक सर्किट के अंदर जब एडिशंस का अलग सर्किट होता है, मल्टीप्लिकेशन का अलग सर्किट होता है, सब्ट्रैक्शन का अलग सर्किट होता है, और डिवीजन का अलग सर्किट होता है, और इसका अलग सर्किट होता है, तो सबका अलग अलग सर्किट होता है। तो उन्हीं एक सर्किट में से हमारा एक सर्किट का नाम होता है जिसमें हम एडिशंस पढ़ते हैं, उसका नाम होता है कैरी एडिड सर्किट। ठीक है। कैरी एडिड सर्किट ये आखिर करता क्या है ये जानेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि कैरी एडिड सर्किट कैसे काम कर। मान लीजिए, पहले हम समझ लेते हैं फिर हम अब डेफिनेशंस पे आएंगे। मान लीजिए आप लोगों को पता है कि जो हमारा सर्किट, हमारा जो मशीन है वो सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है और मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज सिंपल जीरो और वन की फॉर्म्स में होता है। ठीक है। तो मैं कोई भी नंबर डालूंगा तो वो क्या करेगा, सिस्टम उसको कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में या मशीन फॉर्म में। ठीक है। जब बाइनरी फॉर्म और मशीन फॉर्म में, मान लीजिए कि अगर कोई छोटा नंबर है या मान लीजिए कि 3 बीट का कोई नंबर है, जैसे कि 010 ले लेते हैं और 110 ले लेते हैं, इसको मेरे को ऐड करना है। तो इसको करने के लिए जो हमारा मशीन है बहुत इजी वे में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मल ऐड करेंगे तो वो फटाफट कन्वर्ट कर देगा, फटाफट वो आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है। जो भी आउटपुट आएगा वो कर देगा। मगर ये तो 3 बीट का है, 3 बीट का हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आया है। अगर हमारा 12 बीट का हो या 16 बीट का हो या 32 बीट का हो, तब क्या हमारा सिस्टम कैपेबल है इतनी बड़े अमाउंट, इतने बड़े नंबर्स को या इतने बड़े बीट्स को एडिट करने में जल्दी से जल्दी में? नहीं। आप बोलेंगे नहीं है। किसके थ्रू हो सकता है? कैरी एडिड सर्किट के थ्रू। तो कैरी एडिड सर्किट यही वो सर्किट है जिसमें आपके जितने भी बीट्स के होंगे उसको कोई डिफाइन माने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बीट्स को जितनी जल्दी से जल्दी आपके काम को कंप्लीट करके दे सकता है, विदाउट डिले एनीथिंग्स, विदाउट डिले। आपकी परफॉर्मेंस कभी भी डिले नहीं होने देगा। तो यही होता है
कैरी एडिट सर्किट। तो ये ऐसा सर्किट है, ये एक तरह का हार्डवेयर है। कैरी एडिट सर्किट क्या है? एक तरह का हार्डवेयर है। ठीक है, ये एक तरह का हार्डवेयर है। और ये हार्डवेयर हार्डवेयर सर्किट है जो कि अर्थमेटिक सर्किट के अंदर होता है। अर्थमेटिक सर्किट के अंदर होगा। ठीक है, और वो क्या करता है? जितने भी कैलकुलेशंस है, जितने भी बीट्स के कैलकुलेशंस है, उस कैलकुलेशंस को बहुत अच्छी इजी वे में डिजाइन कर देगा। सबसे पहली बात है, डिजाइन करने के बाद उसको बड़ी फास्टेस्ट वे में ऐड करेगा, विदाउट डिले एनी डिस्क्रिप्शंस, विदाउट डिले एनी थिंग्स। तो यही होता है कैरी एडिट सर्किट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया कि कैरी एडिट सर्किट क्या होता है। तो अगर मैं यही है, तो इसका अगर मैं प्रॉपरली एक बात करूं तो ये दो चीजों पे काम करता है। एक तो इसका ये काम करता है वैल्यूज पे। आप लोगों को पता है वैल्यूज पे काम करता है। जैसे कि ये कैरी जनरेशन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं G1 से, याद रखना। एक मिनट, हाँ। ये इसके दो चीजें पे काम करता है। एक जी की जी जी की वैल्यू अगर 1 भी डालो या अगर जो भी डालो, आई डाल दो, जिसको कैरी जनरेशन कहते हैं। ये कैरी जनरेशन पे काम करता है। और दूसरा PI, जिसको हम कैरी प्रोपोगेट बोलते हैं। प्रोपोगेशंस बोलो या प्रोपोगेट बोलो, तो ये दो ही चीज पे काम करता है। ठीक है, कैरी जनरेट और कैरी प्रोपोगेशंस पे काम करता है। ठीक है, और इसी के वे से वो जितनी जल्दी वो आपके पास आउटपुट दे सकता है वो देता है। तो यही होता है 4 बिट अहेड एडर सर्किट। ठीक है, तो 4 बिट एडिट सर्किट क्या होता है? ये एक तरह का हार्डवेयर सर्किट होता है जो कि अर्थमेटिक सर्किट के अंदर पाया जाता है। और ये कैपेबल होता है कि जितने भी बीट्स के गलते हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आए हों, उसको वेरी फास्टली मैनर में सॉल्व करे और विदाउट डिले हमारे पास आउटपुट जनरेट करके दे। वही होता है हमारा कैरी लुक अहेड एडर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया। अब आगे चलते हैं हम 4 बिट के इनके ब्लॉक डायग्राम पे। आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम में एक चीज याद रखनी है। कभी भी मान लीजिए कि सबसे पहले आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले तो आप लोगों को ये ब्लॉक डायग्राम में क्या है, आप लोगों को पता है कि जो भी इनपुट आया है वो मैं मान लीजिए 2 नंबर्स आए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है एडिंग करने में 2 नंबर चाहिए चाहिए, मतलब दो, कोई भी 2 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंगल इनपुट ही करते उसको ऐड करा नहीं कर सकता है। सिंगल नंबर कैसे ऐड करेगा किसी चीज को? तो हमारे पास एक से ज्यादा नंबर होने चाहिए। तो 2 इनपुट होने चाहिए, 2 नंबर के इनपुट होने चाहिए। तो हमारे पास इनपुट आता है। इनपुट के बाद हमारे पास क्या है? जनरेट होता है। जनरेट और प्रोपोगेट लॉजिक्स यूनिट डिफाइन करता है कि इसकी वैल्यू क्या है। पहले उसने वैल्यू लेता है, 0 लेकर वैल्यू लेकर देखता है, फिर 1 लेकर के उसकी वैल्यू देखता है, फिर 2 लेके उसकी वैल्यू देखता है, 3 लेके, मतलब 1 लेके मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो है 0 का मतलब है कि पहला इंस्ट्रक्शन जो अगर नील है, मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रक्शन अगर नील है, तो उसका इंस्ट्रक्शन क्या है? उसका आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है? ठीक है, G1 का पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या है? तो वो जनरेट और प्रोपोगेट लॉजिक्स लगाया जाता है। ठीक है, लॉजिक जनरेट और लॉजिक जो लगाया जाता है, वो लगाया जाता है एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से। पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? अगर जी मैं अगर जनरेट की बात करूं, जनरेट जनरेट की बात करूं, एक मिनट, हाँ, मेरा कर्सर, हाँ, अगर मैं जनरेट की बात करूं, तो जनरेट का निकालने का क्या होता है? AI × BI। ये हमारा क्या होता है? जनरेट करने का करते लॉजिक होता है। और अगर मैं वही करते प्रोपोगेट निकालने का अगर काम करूं, तो AI सॉरी, हाँ, × BI, प्लस प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, ये कैरी करेगा प्रोपोगेट। ठीक है, तो यहाँ ये दो ही फॉर्मूले होते हैं। इस दो फॉर्मूले से जनरेट एंड प्रोपोगेट लॉजिक निकाला जाता है। G1 का मतलब जो वैल्यूज, मान लीजिए कि G1 का वैल्यूज जो होगा,
G1 की वैल्यूज जो होगी, तो वही मान लीजिए कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिया, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या वैल्यू है, तो वही उसके ए की जो ए इनपुट आया उसकी क्या वैल्यू है, फिर इंटू कर दीजिए बी की, बी के इनपुट क्या है, उसका जो आएगा वही आपका जनरेशन होगा। वही सेम अगर मैं प्रोपोगेट की बात करूं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या है, फिर क्या निकालना है, उसके ए का क्या आपके पास इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, बी का क्या इंस्ट्रक्शन है, उसी हिसाब से वो प्रोपोगेट करे। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि जनरेट करता है प्रोपोगेट एंड लॉजिक। आफ्टर दैट जनरेट एंड प्रोपोगेट लॉजिक ने डिफाइन कर दिया कि ये नंबर से ये चीजें आई हैं। उसके बाद कैरी लुक अहेड लॉजिक उसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करता है ब्लॉक वाइज में, ये याद रखिएगा कि कैलकुलेशन करेगा ब्लॉक 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 वाइज में। और जैसे ही करते जो आउटपुट आएगा, जैसे कि मैंने अभी लास्ट आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने मान लीजिए कि ओके, यहाँ पे 0 1 0 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 डाल देता, सॉरी, यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ 1 0 1, जीरो ये डाल देता हूँ, चलो, ताकि आप लोगों को करते ये इजिली पता चले कि कैरी वाला क्या हिसाब रहेगा। तो मान लीजिए कि इसको अगर मैं ऐड करूं, तो ये और ये मतलब इसको आपको पता है 0 और 1 1 होता है। 1 1 जब सेम इनपुट होंगे, सेम इनपुट होगा तो डेफिनेटली बात है 0 आएगा, और एक चल जाएगा कैरी, कैरी चल जाएगा तो इसका भी आ जाएगा 1। तो ये ऐड करने पे आता है। ठीक है, तो कैरी लुक अहेड लॉजिक यही करता है। जो हमारा जनरेट हुआ है वैल्यूज, जो जनरेट हुआ है या प्रोपोगेट हुआ है लॉजिक वैल्यूज, उसी उसी को वो क्या करता है, ऐड करता है, ऐड करता है। एंड देन उसके बाद जो भी करते आंसर आता है वो आपको शोपीस डिफाइन कर देता है। ठीक है, ये होता है, ये इसका करते एक प्रोसेस होता है। पहले इनपुट आया, इनपुट आने के बाद जनरेट किया, जनरेट एंड प्रोपोगेट लॉजिक्स के अंदर गया, जनरेट एंड प्रोपोगेट लॉजिक्स के अंदर आया, फिर उसका कैरी लुक अहेड लॉजिक्स के अंदर आएगा। जो वैल्यू जनरेट हो जाएगी या प्रोपोगेट लॉजिक हो जाएगा, फिर वो करते सारी चीजों को देखेगा, फिर उसके बाद वो आपके पास ऐड करके देगा। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोसीजर्स होता है जो कि कैरी कैडी एडिट सर्किट में काम आता है। अब हमारे पास ये डायग्राम है, हम इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने सिंपल, अगर मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास कैरी एडिट सर्किट नहीं है, कैरी एडिट सर्किट नहीं है, मान लीजिए मेरे सिस्टम में कैरी एडिट सर्किट नहीं है, एएलयू के अंदर नहीं है। तो मेरा सिंपल सा क्या होगा, पहला स्टेप यही होगा, पहला स्टेप्स मेरा सिंपल फुल एडर के अंदर होगा। ये एडिंग का सर्किट्स होंगे, ये एडिंग एडर के सर्किट्स होंगे। ठीक है, वो पहले सिंपल सी बात है, ए का इनपुट 0 मिलेगा, बी का फिर ए का इनपुट 1 मिलेगा, ए का इनपुट 2 में, 2 का क्या वैल्यू होगा, 3 का क्या होगा, उसको ऐड करके जो भी आएगा उसका सिलेक्टेड लाइन उसको सिलेक्ट करेगा, सिलेक्टेड लाइन उसको सिलेक्ट करके जो भी आउटपुट आएगा वो डिफाइन करेगा। यही होता है। तो पहला क्या है, अगर मेरे पास कैरी एडिट नहीं है तो सिंपल स्टेप मेरा ये फर्स्ट होगा और ये स्टेप सेकंड होगा। इतने में ही मेरा सारा का सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, अगर नहीं है तो मेरा जो काम होगा, अगर मेरे पास 3 बीट का है तब तो वो कर देगा, वो कर दिया काम, बहुत जल्दी कर लेगा। मगर वही अगर मेरा 12 बीट का होगा तो उसको काम करने में डिले करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है सीपीयू की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, सीपीयू में भी सबसे ज्यादा स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है, रजिस्टर की होती है। आफ्टर डेट एएलयू होता है या कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं। तो इसीलिए कैरी एडिट सर्किट को लाया गया। कैरी एडिट सर्किट में क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन सर्किट लगाया गया, कॉम्बिनेशन सर्किट लगाया गया। इसका कॉम्बिनेशन सर्किट का क्या है, अगर मान लीजिए 3 बीट का जो कॉम्बिनेशन, अगर 3 बीट का वेरिएबल्स है, मान लीजिए 3 बीट का मेरा वेरिएबल्स है, तो मेरे 8 कॉम्बिनेशंस आएंगे, याद रखिएगा, 8 कॉम्बिनेशन सर्किट है। ये कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, सारे के सारे चैनल्स, माने सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रक्शन है सबको कनेक्ट करके रखेंगे। अगर तीन, क्यों, 3 बीट का में 8 सर्किट, अगर मैं वही बोलूं कि मेरे 8, मान लीजिए कि 4 बीट का मान लेता हूँ, तो 4 बीट का कितना हुआ, 2 का पावर 4 अगर लेगा तो 16 कॉम्बिनेशन सर्किट्स होंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट्स होंगे, याद रखिएगा। और अगर ए बी, मान लीजिए कि इसमें ये चीजें अब ये होगी,
दूसरा कॉम्बिनेशन सर्किट, जितने जितने जितना आपका बीट होगा उसका आप करते 2 की पावर कर दीजिएगा, उतना कॉम्बिनेशन सर्किट आपका लगेगा। मान लीजिए कि एक और चीज है, अगर ए बी का ए बी दोनों इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगर ए बी जो भी आ रहा है इनपुट, अगर इनपुट, ठीक है, इनपुट दोनों का जो रहेगा अगर वन रहेगा, मान लीजिए दोनों का इनपुट अगर वन है, तो वो कैरी क्या होगा, वन ही कैरी करेगा। याद रखना, ठीक है। अगर ए बी का वैल्यू अगर वन है, तो वो आगे भी क्या है कि जनरेट करेगा, जो कैरी क्या करेगा, वो वन ही कैरी करेगा। पर अगर ए अगर जीरो है, मान लीजिए ए की वैल्यू जीरो है, ए अगर डिनोट करता है जीरो और बी डिनोट करता है वन, तो इनपुट क्या होगा, उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू CINO, CIN, जिसके मतलब कहने का मतलब ये है कि ए बी की अगर जो वैल्यू है अगर वन वन है, तब तो कहते कैरी क्या होगा, हरदम कैरी क्या होगा, वन होगा, ठीक है। मगर अगर ए की ए बी की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू वन है, तो CN की जगह जो सी के जगह जो नंबर आएंगे, जो नंबर डिनोट होंगे, वही नंबर हमारा कैरी में आएगा। याद रखिए, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और मान लीजिए A1 B1 के केस में CN की वैल्यू होगी जो भी होगी, आप ये देखोगे कि कहते दोनों सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें याद है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होता है, जितने भी, अगर मान लीजिए तीन बीट्स के हमारे पास डिटेल्स आए हुए हैं, सारे के सारे डिटेल्स को वो पिकअप कर लेगा अलग अलग। पहले वो A0 के हिसाब से लेगा, ए माने जो फर्स्ट A0 का मतलब क्या हो गया, अब मान लीजिए कि ये हुआ 0 1 0 है, तो ये होगा, ये जो वैल्यू ये A0 हो गया, तो ये मतलब ये फर्स्ट प्लेस हुआ, तो फर्स्ट प्लेस की वैल्यू को कॉम्बिनेशन सर्किट पहले अपने पास ले लेगा। उसी तरह फिर सेकंड सर्किट अगले A1 को लेगा, फिर बी थर्ड सर्किट हमारा ए को लेगा, माने ए जो थर्ड प्लेस में है वो लेगा। और फिर वो क्या करेगा, फुल एडर के पास भेज देगा, मतलब जो भी आएगा इन सब में से जो जिसका सिलेक्शन लाइन के थ्रू जो सेलेक्ट आया कि कहते इसकी वैल्यू आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए, इसकी वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी वो फुल एडर के पास आएगी। एंड देन सिलेक्शन लाइन उसको डिफाइन कर देगा कि किसकी वैल्यू क्या डिफाइन होती है, वो आपके पास रिप्रेजेंट करके दे देगा। तो यही होता है इसका ब्लॉक डायग्राम। तो मैं यही चीज कहूंगा कि कैरी एडेड जनरेशन में, कैरी एडेड में सबसे पहले यही चीजें देखी जाती है कि अगर नॉर्मल एडिशंस है, नॉर्मल एडिशंस है, अगर वो कैरी एडेड सर्किट नहीं है हमारे सिस्टम में, तो नॉर्मल एडिशंस सिंपल फोर एडर से वो हो सकता है, तो 3 बीट का इजिली हो जाएगा। 3 बीट से 3 बीट का भी होगा तो वो थोड़ा टाइम लेगा, कर देगा। मगर 12 बीट, 15 बीट, 16 बीट, जितने भी बीट्स होंगे वो उसको काम करने में डिले करेगा। तो इसीलिए कैरी एडेड सर्किट को लाया गया, जिसमें एक कॉम्बिनेशन सर्किट था, वो सारे के सारे सर्किट जितने भी वैल्यूज को एक ही साथ अपने पास ले आता था, और वो अलग अलग फुल एडर्स के पास कनेक्ट हो जाएगा, और वो फुल एडर्स फिर सारे फुल एडर एक साथ मिल करके एक वैल्यू को जनरेट करेंगे, जो कि कहते आपका एडिंग वैल्यूज होता है, ठीक है। हम एक एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे इसको। उससे पहले हम ट्रुथ टेबल सीख लेते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट एक चीज बताया कि कैरी 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 के बारे में बताया। कैरी का मतलब ये हो गया कि ये एक एक टेबल्स होता है, एक टेबल होता है कि जो वैल्यू हम लोगों ने देखना है। मान लीजिए कि मेरा इनपुट मेरा ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू भी जीरो है, तो CN की वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाए, ठीक है। और कैरी में भी ये जीरो ही रहेगी, ठीक है। तो अब ये है क्या कि ये एक पर्टिकुलर बीट, अगर मैंने 0 बीट ले रहा है, 0 बीट ले रहा है, 0 बीट ले रहा है, तो उसकी कैरी भी जीरो और सम भी उसका जीरो होगा। वही अगर मान लीजिए A0 है, B0 है, ठीक है, मगर अगर कैरी इन अगर वन है, तो कैरी हमारा जीरो ही रहेगा, सम हमारा वन रहेगा, ठीक है। उसी तरह अगला, अगर जीरो, ए की वैल्यू जीरो है, बी की वन है, और
सी एन उसका क्या आएगा, जीरो का। मतलब कहने का मतलब है, अगर ए जीरो और बी, अगर ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू वन है, तो कैरी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा एक डेफिनेट होता है। बट ये चीजें क्या होती है कि अगर मतलब सेम नंबर हो, मान लीजिए कि सेम नंबर हो, तो डिफॉल्ट जो होता है कि जो कैरी होगा वो वन होगा। डिफॉल्ट कैरी हमारा वन होगा। सी एन हमारा वन रहेगा। सी एन का कैलकुलेशन हम बताएंगे कि कैसे सी एन कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल है। इस टेबल को आपको याद करना होगा। इसमें आप सिंपल सी बात है, अगर देखो नॉर्मल मैं ऐड करता हूँ, मैं एक यहीं पे है कि जीरो वन ऐड करूंगा तो मेरा सम वन आएगा, मगर उसी के अपोजिट रहता है कैरी की वैल्यूज। ठीक है, उसके अपोजिट याद रखिएगा कि जो भी सम आएगा उसके अपोजिट कैरी वैल्यूज होगी। अगर सम वन आ रहा है तो कैरी हमारा जीरो रहेगा, अगर सम जीरो आ रहा है तो हमारा वैल्यू वन रहेगा। ठीक है, ये चीजें ट्रुथ टेबल में बहुत इजीली डिफाइन की गई। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, बस एक ही के केस में, एक कंडीशन के केस में, जब दोनों वन वन है, मतलब ए की वैल्यू भी वन है, बी की वैल्यू भी वन है, तो कैरी भी वन रहेगा। कैरी भी वन रहेगा। और सम है, सम एक केस में हो सकता है, अगर सी एन अगर जीरो है, मान लीजिए सी एन अगर जीरो है, तो इसकी वैल्यू, जो सम की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, बट कैरी की वैल्यू वन ही रहेगी। याद रखिए, ये चीजें होती है ट्रुथ टेबल में। ट्रुथ टेबल, इसको हम लोग लॉजिक टेबल्स भी बोलते हैं, लॉजिक गेट टेबल्स भी बोलते हैं। तो ये क्या किया देखो, यहां से इनपुट सी एन बी ने भी इनपुट दिया, ए ने भी इनपुट दिया, बी ने भी, फुल एडर ने क्या किया, उस आउटपुट जनरेट किया। ठीक है, और जो सी आउट किया, जिसको हम लोग कैरी आउट बोलेंगे, कैरी आउट बोलेंगे, वो आपको डिफाइन कर देगा कि एक्चुअल में आपका क्या है। ठीक है, कौन सी वैल्यू आपने एक्सेप्ट करनी है, क्या आपका आंसर आने वाला है। तो कैरी आउट में, कैरी आउट से ही डिफाइन होता है। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, हाउ इट इज वर्क कैरी फॉर जनरेशन। पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप, जैसे पहले हम, मैंने आप लोगों को पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनपुट, पहले इनपुट जो भी आया, इनपुट जो भी आया, ठीक है, इनपुट मैंने जो भी मेरे सिस्टम में जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने दी, तो उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है हमारा जनरेट करना, प्रोपोगेट, जनरेट सिग्नल और प्रोपोगेट सिग्नल किसके थ्रू, जनरेट एंड प्रोपोगेट लॉजिक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं। फॉर फॉर ईच बीट पोजीशन आए, माने जैसे कि हर एक बीट्स का मतलब, आप मान लीजिए कि जीरो वन जीरो, ये तीन बीट का, तीन बीट का है, तो पहला बीट, दूसरा बीट, तीसरा बीट। ठीक है, ये तीन बीट का हुआ, तो सब में तो पहले क्या है, जनरेट किया गया। जनरेट सिग्नल कैसे हुआ, द सिग्नल इंडिकेट द कैरी ऑफ जनरेट एट द बीट पोजिशंस आई, रिगार्डलेस ऑफ एनी इनकमिंग कैरी। कि ये देखता है कि क्या हमारा इस, जो भी वैल्यूज है, अगर मैं आई की जगह जीरो डालता हूँ, आई की जगह जीरो डालता हूँ, तो ए का भी जीरो होगा, बी का भी जीरो होगा। आप देखोगे, ए की वैल्यू अगर मैं कैरी इसमें चले जाता हूँ, ये देखिए, अगर ए का जीरो है, ए का जीरो है, बी का जीरो है, तो क्या है, कैरी क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। ठीक है, तो जनरेट क्या होगा, आउटपुट जनरेट होगा हमारा जीरो ही आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, वह उसी तरह अगर मैं जी में आई की प्लेस पे अगर वन डालता हूँ, और तो ये मेरा वन हुआ, वन हुआ, तो ये डिफॉल्ट हमारा कैरी क्या आता है, वन आ जाएगा। ठीक है, वही अगर आई के बी के जो, अगर मान लीजिए थर्ड पोजीशन में मेरा जीरो है यहाँ पे, तो मेरा ए की जगह, ए मान लीजिए कि ए में ये है, बी में मेरा जीरो वन वन है मान लीजिए, तो ये बी के, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो है, ए की वैल्यू जीरो है, और बी की वैल्यू यहाँ पे भी जीरो, आउटपुट भी जीरो ही है। तो यही, इसी से कैरी जनरेट मैंने जेरी जनरेट होती है सिग्नल्स। ठीक है, अब प्रोपोगेट सिग्नल्स की क्या बात कर लेते हैं, कि दिस सिग्नल इंडिकेट देयर द इनकमिंग कैरी। ये देखता है कि हमारा, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, ये लिया, ये है, अभी इसमें क्या है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें कैरी, मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो था, तो यहाँ पे मेरे को कैरी लेने की जरूरत नहीं थी, कैरी लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जनरेट हो सकता था सिग्नल। ठीक है, मगर यहाँ पे मेरे को कैरी लेने की जरूरत पड़ेगी, क्यों, जीरो वन क्या आ जाएगा, जीरो वन वन आ जाएगा,
वन वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा तो ये आ जाएगा 101, ये आ जाएगा। तो इसी केस में क्या होगा, मेरे को इनकमिंग कैरी चाहिए, उसी चीज को प्रोपेगेट सिग्नल देता है कि कहते आपको एक कैरी की जरूरत है, और कैरी उस हिसाब से आपको लेना होगा ताकि आपकी प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो ये जनरेट एंड प्रोपोगेट सिग्नल क्या कहता है कि जो भी है, जो भी नंबर है, उस चीज को आप पहले जनरेट सिग्नल क्या कहता है कि पहले ये देखिए कि आप कुछ चीजें जनरेट करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। अगर कुछ चीजें जनरेट कर रहे हैं तो आपको दोनों की वैल्यूज को देखनी होगी और उसी के हिसाब से कैरी नंबर डालना होगा, कैरी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, फिर प्रोपोगेट सिग्नल ने भी वही चीज कही, बट प्रोपोगेट सिग्नल ने ये कही कि करते देखना है कि कहीं सिग्नल जो आ रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव में, मैंने पॉजिटिवली होती है, बट ये देखना कि वो कैरी तो नहीं करते पिकअप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा हम लोग ने कि ए आई एंड बी आई आर इनपुट टू ईच बीट ऑफ द बाइनरी नंबर ए एंड बी। मतलब मैंने एक एक करके सारे चीजें ली। पहले मैंने आई को जीरो लिया, फिर मैंने फर्स्ट प्लेस पे लिया, वन बीट जीरो बीट पे लिया, फिर वन बीट पे लिया, फिर टू बीट पे लिया, फिर थ्री बीट पे लिया। इस तरीके से चार बार प्रोसेस होगा, सिंगल सिंगल बार, मैंने सिंगल सिंगल बार होगा। बट इसी में कॉम्बिनेशन सर्किट है, इसी चीज को हेल्प करेगा जल्दी से जल्दी प्रोसेस करने। आगे आ जाते हैं, फिर जो जनरेट किया हुआ, जो भी प्रोपोगेट जनरेट किया या कोई वैल्यू जनरेट की, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वैल्यूज को, कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैरी आउट। इसके सिंपल है, पहले क्या किया, बीट जीरो लिया, तो सी एन की वैल्यू, अगर मान लीजिए सी एन की वैल्यू मेरी जीरो है, जीरो है, ठीक है, सी, तो मेरी ऑटोमेटिक सी वन अगर मेरा जीरो है तो ये हमारा क्या है, जनरेट किया हुआ वैल्यू जीरो हो जाएगा, पी वन जीरो हो जाएगा, और ये जो जो हमारा सर्किट जो पहले का है उसका भी जीरो होगा। अगर मान लीजिए ये जीरो जीरो तो ये जीरो हो गया, प्लस जीरो हो गया तो क्या हो गया, तो आंसर में जीरो ही आया। जी वन सी वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, कैरी बिट अगर टू लेते हैं तो उसी तरह कैलकुलेशंस होंगे। तो यही ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम बीट वाइज बीट हम सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कभी भी एडिंग में, एडिशंस हो या मल्टीप्लिकेशन हो, हमें ऐड या कुछ भी हो, हमें बीट वाइज बीट करना हो। ठीक है, तो ये एक स्टेप्स हैं। आपके कितने बीट्स, थ्री बीट्स में इस तरह के प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब कैरी आप बना दिए हैं, फिर उसका आपका कैलकुलेशंस होगा कि आप कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। वंस द कैरी सी वन सी टू सी थ्री सी फोर को डिटरमाइन कर लिया आप लोगों ने, डिटरमाइन करने के बाद उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, यही ये डिटरमाइन करेंगे। अब इसमें क्या है कि आपको ये नॉर गेट, मतलब ये सम जब करेंगे तो ये नॉर वैल्यू ये बताएगा। जैसे कि नॉर का जो होता है, वो देख वो ये साइन जो डिनोट करता है, ये साइन डिनोट करता है कि आपके एक्स्ट्रा ऑपरेशंस में, कि जैसे मान लीजिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो मान लीजिए कि कोई भी चीजें मेरे को ऐड करने के लिए दिया है, मगर क्या वैल्यू अगर माइनस में है तो मेरा आउटपुट भी क्या होगा, माइनस में है, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, प्लस में होना चाहिए। तो ये चीजें, ये सारी चीजें कैलकुलेट करती हैं। जब ये सी वन सी टू सी थ्री डिटरमाइन प्रॉपरली हो जाता है तो हम डायरेक्टली उसको सम कर देते हैं, एक्स नॉट से हम ये डिनोट, मतलब बता देते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो वैल्यूज है, हमारी जो वैल्यू है वो हरदम पॉजिटिव ही रहेगी। एडिंग में हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे, मे बी one value is a negative, one value is a positive, but the denoted, the value it will be defined, it is the positive or negative। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस क्या है कि लुक एट, सबसे पहली बात है कि नॉर्मल हम एडिंग करेंगे तो उसकी स्पीड कम रहेगी, 3 बीट्स का है इजली हो जाएगा। मगर अगर वो लॉन्गर है, 12 बीट का है, 16 बीट का है, 20 बीट्स का, तो उसको टाइम टेकन लग जाएगा। ठीक है, तो स्पीड कैरी, जब हम कैरी लुक एडिट सर्किट का यूज करते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल स्पीड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल, इफ वी आर कंपैरिजन टू नॉर्मल स्पीड,
then the CLA स्पीड विल बी हायर देन द नॉर्मल स्पीड। ठीक है, ये होता है हमारा। और विथ इफिशिएंसीज, आप जितनी भी चीजें करेंगे आपको बहुत जल्दी वो आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भी है कि स्पीड CLA adder eliminate the need to carry propagate across each bit significantly reducing delay the comparison रिपल कैरी ऑर्डर। जहां पे प्रोपोगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पे वैल्यू जीरो है, तो मान लो उसको कहते क्या करेगा, आप लोगों को पता ही है कि कहते कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर को ऐड करने पे अगर उसकी वैल्यू, दोनों का वैल्यू अगर जीरो है तो आंसर में क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो वही चीजें आप लोगों को इसी चीज को एलिमिनेट करते करते वो बहुत सारी चीजों को बहुत जल्दी ही वो सॉल्व कर देता है एडिंग्स वाले। ठीक है, so the 4-bit CLA adder is ideal to system requiring the high-speed arithmetic such as the CPU due to efficiency of managing carrying calculation. This approach to using generate and propagate signal to anticipate carries enable the faster addition without the bottleneck of traditional adders. ठीक है, ट्रेडिशनल एडर्स को छोड़ करके आपको कैरी लुक अहेड एडर सर्किट का यूज करके हम बहुत जल्दी उसको फास्टेस्ट मैनर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कैरी एडेड कैरी एडेड सर्किट के बारे में। आगे चलते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है हमारा साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। ठीक है, साइन मल्टीप्लिकेशन ये एज इट इज, आप जैसे कि नॉर्मली है, ये कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, आप इस चीज को आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशंस में आपको मैं आप लोगों को पहले कुछ वर्ड्स को आपको डिफाइन कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड्स का मतलब आप समझ लीजिएगा, कोई भी नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर होगा वो मैग्नीट्यूड, कोई भी नंबर का जो बाइनरी नंबर होगा उसको मैग्नीट्यूड, उसको मल्टीप्लिकेशंस, मल्टीप्लिकेशन क्या, उसको मल्टीप्लाई करने का साइन डिनोट करेगा। जैसे कि हमारे पास आप लोगों को पता ही है कि दो तरह के नंबर्स होते हैं। आप लोगों को पता है कि दो तरह के नंबर्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के नंबर होते हैं, एक साइंड होता है, एक अनसाइंड होता है। ठीक है, साइंड नंबर कौन से होते हैं, अगर मैं साइंड नंबर की बात करूं, जैसे कि -3, -5, -7, -8, -9, ये क्या है, इसके आगे फिक्स्ड है कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अनसाइंड वाले कौन से होते हैं, कोई भी नंबर आपके अनसाइंड हो गए, 3 हो गया, 5 हो गया, जिसको ये नहीं पता होता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट हम लोग क्या है कि एज अ इमेजिन लेके चलते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, यही हम लोग मैथ्स में करते हैं, तो यही चीजें इसमें रहती है, मल्टीप्लीकेशंस में रहेंगी। तो आप ये चीजें मल्टीप्लीकेशंस में सबसे बड़ी बात ये रहती है। अब मल्टीप्लीकेशंस में एक चीज और, आप नॉर्मल जब कैलकुलेशंस करेंगे तो वहां पे चीजें आप बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखेंगे कि कहते कैसे कैलकुलेशंस होती हैं। आप सिंपल से अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर बात करूं, तो -2, -4, अगर सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ नेगेटिव में, क्योंकि मैं यहाँ पे साइंड की, क्योंकि जो सिस्टम है अनसाइंड को बहुत इजीली प्रोसेस कर देगा, मगर अनसाइंड वाले में चीजें रहती हैं। साइंड वाले में क्या रहती है, इसके वैल्यूज की, इसकी जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइंस है, नेगेटिव साइंस को भी कैसे रीड करना है उस चीज को डिफाइन करने के लिए, इसीलिए हम लोग साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम पढ़ते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, आप लोगों को पता होता है, कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करना, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम वैसे दो टाइप्स के होते हैं, एक स्यूडो कोड होता है, एक हमारा फ्लो चार्ट एल्गोरिदम होता है। स्यूडो कोड वो होता है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव मैनर में सॉल्व करते हैं, कोई भी चीज को हम डिस्क्रिप्टिव मैनर में सॉल्व करते हैं, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। माने कोई भी प्रॉब्लम्स आई उसको स्टेप बाय स्टेप तो करेंगे, बट उसको डिस्क्रिप्टिव मैनर में करेंगे, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, सूडो एल्गोरिथम कहते हैं। दूसरा हमारा होता है फ्लो चार्ट, जिसको हम लोग डायग्रामेटिकली हम सॉल्व करते हैं, डायग्रामेटिकली हम डिफाइन करते हैं कि इस वे से हम प्रोसेस करते हैं, तो उसको हम फ्लो चार्ट एल्गोरिथम कहते हैं। और अक्सर हम अपने सिस्टम्स में कभी भी हम फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का ज्यादा यूज करते हैं रेदर देन कि हम डिस्क्रिप्टिव वाला यूज करें। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब
Sign magnitude multiplication algorithm. Magnitude multiplication algorithm is the method to multiplying number in the sign magnitude. Sign magnitude मैंने जस्ट बताया कि ये मेरा क्या है, मान लीजिए यही मैंने आप लोगों को बताया -5, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया और ये मेरा साइन हो गया। तो साइन मैग्नीट्यूड तो कहता है कि एक मेथड है जो मल्टीप्लाइंग नंबर, जो भी मेरे पास नंबर है उसको मैं कैसे साइन करूं, कैसे उसको मल्टीप्लाई करूं उस साइन मैग्नीट्यूड्स को, वो चीजों को डिफाइन करने का काम साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम करते हैं। इन दिस रिप्रेजेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स एमएसबी, ठीक है, इज रिजर्व फॉर द साइन बिट, वेयर ओ वेयर जीरो इज रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर एंड वन इज रिप्रेजेंट अ नेगेटिव नंबर। कहने का मतलब आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। जैसे कि -2, तो ये माइनस का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव नंबर है। तो एक नंबर इसका क्या होगा, इसका अगर मैं सिंपल सी भाषा अगर मैं इसको नॉर्मल मैनर में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बताओ आप लोग। इसको अगर मैं नॉर्मल मैनर में लिखूंगा तो इसका क्या होता है बाइनरी नंबर। एक मिनट, मेरा कर्सर किधर है। -2 को इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, 1010 होगा, 010 होगा, यही होता है मेरा बाइनरी नंबर। अब ये नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1010, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर वही पॉजिटिव में अगर कोई नंबर है, मान लीजिए कि अगर यहीं पे 4 लिखा हुआ है, 4 ही लिखा हुआ है, 4 सिंपल 4 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। मगर ये पॉजिटिव में है तो यहाँ पे क्या होगा, 0, तो 0 100 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यही है साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। तो साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम एक तरह का मेथड है जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन मैग्नीट्यूड्स का। साइन मैग्नीट्यूड कौन से हो गए, जिसमें नेगेटिव्स का इम्पैक्ट ज्यादा होता है पॉजिटिव के अनुसार, ठीक है। नेगेटिव का इम्पैक्ट ज्यादा होता है पॉजिटिव के अनुसार। उसमें साइन डिफाइन करती है कि आपका आउटपुट क्या आना है और क्या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। अब हम सब इसे जानने से पहले, हम ये डायग्राम को जानने से पहले हम एक चीजें देख लेते हैं पहले। मान लीजिए कि कोई भी वैल्यूज है, जैसे कि मैं पहले वाले एग्जांपल लेता हूँ, -2 -4। तो अगर मैं इसको इंटू करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, +8 आएगा, ठीक है। जिसमें मैं अगर इसको अगर नॉर्मल में कैलकुलेट करूँ तो नेगेटिव है तो 1 ले लिया, 0 1 0, और इस ये भी नेगेटिव है तो 1 1 0 0, ठीक है, 1 1 0 0। आप लोगों को बता दिए, अब पता चल गया होगा कि ये मेरा बाइनरी नंबर हो गया 2 का, और ये 4 का मेरा बाइनरी नंबर हो, और ये 1 1 मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। याद रखना है कि कहते हैं नेगेटिव को हम इग्नोर करते हैं। तो मैं अगर ये मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 1 0, ये आ गया आपका। हाँ, तो अगर +8 लिखना है तो मेरा ये आएगा 0 1 0। तो आप ये देख लीजिए, ये ये जो वैल्यूज है, यही वैल्यू +8 है, तो यहाँ तक कि ये जो मैग्नीट्यूड्स है ये मेरा डिफाइन कर देगा क्या है, कि आपका जो नंबर है, आपका नंबर है पॉजिटिव में आएगा, और ये आपके वैल्यूज को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 3 प्लेस पे मतलब 8 नंबर, 8 आपका आंसर आया, ठीक है। तो ये चीजें आपके रहते हैं। तो नेगेटिव साइंस को बनाए, नेगेटिव साइंस होगी तो माइनस में होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव साइंस होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और पॉजिटिव साइंस होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, याद रखिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये इसमें एक चीज और ध्यान रखनी, अब यहाँ पे ये देखिए, ये मैं पहले डायग्राम को आपको डिफाइन कर देता हूँ ताकि फिर हम एक एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। मैंने वैसे तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है +2 का, ठीक है। और दूसरा हम आगे डिस्कस करें, ठीक है। BS, अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब BS, तो ये क्या है, अगर मैं, आप लोगों को पता ही है,
आप लोग कितने लोगों को पता है? मान लीजिए कि जो ऊपर वाला नंबर होगा वो हरदम क्या होगा, मल्टीप्लिकेंट होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेंट, याद रखिए। ऊपर वाला नंबर हरदम, मतलब कहने का था मल्टीप्लिकेंट कौन सा नंबर होता है, अगर मल्टीप्लिकेंट की बात करूं तो वो नंबर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जिसको हम करवा रहे हैं मल्टीप्लाई, वो होगा हमारा क्या है, मल्टीप्लायर। ठीक है, वो हमारा मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लिकेंट कौन सा होता है, जिसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं, और जिससे करवा रहे हैं कि इसका आउटपुट ये होगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं। तो बी एस सर्किट में हम क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू डालेंगे, मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू डालेंगे, और क्यू एस में हम क्या डालेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू डालेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू एक्सेप्ट करें। ठीक है, बी एस सर्किट में क्या है, मल्टीप्लिकेंट की वैल्यूज रहेंगी और मल्टीप्लायर की वैल्यू क्यू एस में रहेगी। ठीक है, और ये कंप्लीमेंट एंड पैरेलल एडर है। ठीक है, और ये सीक्वेंस काउंटर है, मतलब सीक्वेंस काउंटर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि मेरे कोई नंबर है, तीन बीट्स के हैं, तीन बीट्स के हैं, तो वो पहला बीट काम करेगा, दूसरा बीट काम करेगा, तीसरा बीट करेगा, मतलब सीक्वेंस में। पहले ऐसा नहीं कि थर्ड बीट पे डायरेक्टली आ जाएगा, सेकंड बीट पे डायरेक्टली आ जाएगा, थर्ड फर्स्ट बीट पे डायरेक्टली, नहीं, वो सीक्वेंस में काम करेगा। थ्री, पहले थर्ड वाला लेगा, फिर सेकंड वाला लेगा, फिर फर्स्ट वाला लेगा, फिर जीरो वाला लेगा। इस सीक्वेंस पे वो काम करेगा, सीक्वेंस काउंटर का काम होता है। ठीक है, और ये ई जो होता है, ये हमारा एक तरह का फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप जिसे हम होते हैं। बी का रजिस्टर ये हो गया, क्यू का रजिस्टर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे, और ये हमारा ए रजिस्टर जो होता है, ये इसको हम डमी रजिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हम टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं। इसके अंदर हम मतलब जो भी हम मल्टीप्लाई को जो प्रोडक्ट होगा वो ए रजिस्टर्स में स्टोर करेंगे। ठीक है, ये हमारा डमी रजिस्टर्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि बी रजिस्टर्स में मल्टीप्लायर की वैल्यू स्टोर हुई, सॉरी मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू स्टोर हुई। वो मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू कहाँ पे आई, हमारे पास कंप्लीमेंट पैरेलल के एडर के थ्रू हमारे पास आई, और फिर ये ए रजिस्टर्स के पास आती है, सबसे पहले ए रजिस्टर्स के पास आई। ठीक है, कंप्लीमेंट पैरेलल के पास आई, ए रजिस्टर के पास आई। वही मल्टीप्लायर की वैल्यू कहाँ पे आएगी, क्यू एस में, और वो क्या है कि क्यू रजिस्टर्स में स्टोर करेगा। वो स्टोर करने के बाद हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है, इन दोनों के जो मल्टीप्लिकेशंस हो जाएंगी, जो आउटपुट निकलेगा, वो ए रजिस्टर्स में डमी में कुछ समय तक के लिए होल्ड हो जाएगा। ठीक है, वो होल्ड हो जाएगा, और जब उसको करते, क्योंकि कहने का मतलब क्यों होल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सीक्वेंस मैनर में काम कर, पहले क्योंकि पहले थर्ड वैल्यू को उसका आउटपुट जनरेट करेगा, फिर सेकंड वाले को आउटपुट जनरेट करेगा, फिर फर्स्ट वाले को आउटपुट जनरेट करेगा, फिर लास्ट वाले का आउटपुट जनरेट करके जो आएगा, देन उसके बाद वो आउटपुट प्रॉपरली जनरेट करेगा, इसको सारे को कंबाइन करके। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, सीक्वेंस मैनर में चल रहा है, इसीलिए ए रजिस्टर उसको पहले बी वाला, जैसे बी रजिस्टर ने मान लीजिए कि करते यही चीज, मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख रहे हैं, नेगेटिव इसका है तो जीरो, तो पहले बी ने क्या है, जीरो लिया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा नंबर मेरे पास ये है 1100, तो इसने भी जीरो लिया, क्यू रजिस्टर ने भी क्या किया, जीरो लिया। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ, यहाँ पे डब्बी में क्या हो गया, स्टोर हो गया जीरो। फिर जो उसका आउटपुट आया, फिर वन बी रजिस्टर ने लिया, फिर इसका क्या वैल्यू है, इसका जीरो वैल्यू है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जो वैल्यू आएगा, वो फिर यहाँ पे लिखेगा 1 × 0 0, और कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जीरो ही आता है। इसी सीक्वेंस में वो चलता रहता है। ठीक है, तो और बाद में जब ये सारे हो जाते हैं, जब सारे के सारे आ जाते हैं, तब यहाँ पे वो एक आउटपुट जनरेट कर देता है, और वो फिर वो कहाँ पे, पैरेलल एडेड के, मतलब कंप्लीमेंट एंड पैरेलल एडेड के पास भेज देगा, एंड देन वो आपके पास आउटपुट जनरेट कर देता है, आउटपुट आपको शो अप कर देगा कि आपका जो गलती, जो आपका जो एडिंग का, सॉरी,
जो मल्टीप्लीकेशन का है वो ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस वे से हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहीं पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि ए जो मैंने लिया है वो -6 लिया है, बी मैंने लिया है और 3 लिया है। मतलब कहने का मतलब है कि ये नेगेटिव है, मीन्स 1 है। इसको बताने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर के बारे में। है आगे। ठीक है, नॉर के बारे में बताना है थोड़ा सा, वो बहुत वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। ए ए की वैल्यू मैंने -6 ली है, बी की वैल्यू मैंने 3 ली है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब 6 के चलते जो बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं वो आप लोगों को, मतलब 6 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 0 1 1 0 हो गया, यही हो गया। और 3 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो सिंपल 0 1 1 हो गया। ठीक है, 0 1 1 हो गया, एक 0 ज्यादा लग गया, 0 1 1 हो गया, यही यही है गया। अब तो मेरा क्या नंबर आया, 1 1 1 0। ठीक है, और यहाँ पे 0 0 1 1, ये नंबर आ गया मेरा। ये हमारा क्या है, ये बाइनरी फॉर्म्स में आ गया। फिर हमने डिटरमाइन किया रिजल्ट साइन को। अब रिजल्ट साइन को क्या है, अभी जैसे कि एक मिनट, कर्सर कहाँ भाग जाता है, रिजल्ट साइन नॉर। ये नॉर क्या है, नॉर गेट क्या बताता है, नॉर गेट क्या बताया है कि अगर मैं माइ ये नॉर गेट डिफाइन करता है कि मैं माइनस मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और मैं पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और सॉरी, प्लस इंटू प्लस करूं तो मेरा फिर प्लस में पॉजिटिव में आएगा। और मैं माइनस इंटू प्लस करूं तो फिर मेरा नेगेटिव में आएगा। तो ये नॉर गेट ये डिफाइन कर देता है कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो आपका नेगेटिव है और यह आउटपुट है। जैसे कि यहाँ पे बहुत इजी वे में था कि ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये 0, तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -18 आएगा। तो माइनस है तो ये डिफाइन कर दिया कि ये माइनस में है, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये वाला केस आएगा। तो आंसर में क्या, आउटपुट में क्या है, माइनस आएगा। तो वो डिटरमाइन कर देगा रिजल्ट की वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे अनसाइंड को नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब जो भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया आउटपुट, आउटपुट आया, ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आउटपुट आया उसका अगर मान लीजिए कि अगर वो नॉर गेट ने बता दिया कि उसका आंसर नेगेटिव में आएगा तो उसके आगे 1 लगा दीजिएगा। अगर पॉजिटिव में आया तो 0 लगा दीजिएगा। जैसे कि इस केस में क्या आया था, इस केस में हमारा मल्टीपल मैग्नीट्यूड क्या आया, ये 1 0 0 1 0 आया, यही था। तो उसका मैंने ये ले लिया और 1 की वैल्यू जो नेगेटिव में थी तो 1 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हमारा सॉल्व होता है, -18 आंसर होगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं आप लोगों के साथ। मान लीजिए कि चलिए मैं एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेता हूँ। -5 और -7। ठीक है, -7। अभी जैसे मैंने वहां पे क्या है, एक एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। ठीक है, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। तो अब यहाँ पे मैं जो अब ले रहा हूँ साइन माइनस, तो अभी आप लोगों को पहले पहले क्या किया, पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले ये देखना है कि इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होगा। इसको क्या है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होगा। तो -5 का क्या बाइनरी नंबर क्या होता है, अगर आप स्लॉट अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर बाइनरी नंबर तो, या अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाइनरी नंबर, एक मिनट में अपना कर्सर ले आता हूँ। जैसे आप अगर लोगों को नहीं पता है तो सिंपल से आप 5 को करते 2 से डिवाइड करते जाइए। तो ये 4, सॉरी 1 रिमाइंडर हो गया, ये हो गया। ठीक है,
टू टू जा फोर, फिर यहाँ पे ये आपको टू, तो फिर ये, तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 0, 0 1 0 0। ठीक है, ये बाइनरी नंबर, इस चीज को आपको याद करना है, याद करके रखना होगा। याद नहीं करेंगे तो आप इस चीज को प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 5 की आपको वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 0 5 की मैग्नेट आपकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, जैसे कि, और 0 7 की वैल्यूज क्या होंगी, तो उसी तरह से आप लोगों को डिफाइन करना होगा कि आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव में है, हाँ, अगर पॉजिटिव में है तो आप उस चीजें को कर सकते हैं, तो वही चीजें हैं आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो यहीं पे अब देखिए 0 5 की अगर मैं वैल्यू बात करूं, तो सिंपल सी बात है, मेरा कर्सर, ओके एक मिनट, हाँ, तो 1 0 1 हुआ। नेगेटिव में है, सिंपल सा बात है, मैं 1 लगा लूँ। और वही अगर मैं 7 की बात करूं, तो 7 में अगर मैं अगर सिंपल से 7 7 का अगर बाइनरी नंबर देखूं, तो इसका 1 1 1 होता है ना, 1 1 1, 1 1 1, और ये नेगेटिव में है, तो ये, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब मैं इस चीज को इग्नोर कर देता हूँ, मतलब ये नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर देता हूँ। इसमें मैंने ये फर्स्ट स्टेप तो मेरा हो गया कि मैं इसको बाइनरी नंबर में लिख लिया। ठीक है, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, ये मेरा साइन का वैल्यूज हो गया। इसको मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, तो 1 0 1, ठीक है, 1 0 1 इंटू, फिर आपका 1 0 1, देन इंटू 1 0, सॉरी, 1 0 1, ठीक है, 1 1 1 1 1, ठीक है, तो आपकी क्या वैल्यू आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 1 1 1 1 1, ठीक है, जिसमें ये नेगेटिव साइन को डिनोट कर दिया, और ये आपकी इसकी है, तो ये आपके माइनस, सॉरी प्लस, नेगेटिव साइंस को नहीं, नेगेटिव साइंस को कैसे डिनोट करेगा ये चीजें, ये आपको पॉजिटिव्स में आ जाएगा ना, ये पॉजिटिव, तो आपको ये आपको 5 इंटू 12 आ जाएगा, न 35 आएगा, 35 35 आ जाएगा, ठीक है, 35 आ जाएगा। बट ये पॉजिटिव में होगा तो यहाँ पे जीरो रहेगा, तो आप इसको अगर नॉर्मल आप बाइनरी नंबर्स में 35 को कन्वर्ट करके देखिए, तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू वही चीज आ जाएगी जो हम लोगों ने यहाँ लिखी है। या वैसे आप देख लोगे 2 की पावर 0 1 2 3, और ये 4, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 16 + 8 + 4 + 2 + 1, 16 + 8 24, ये आपका 26, 30 हो गया, ये 31, 31 कैसे, 16 + 8, 2 की पावर अगर 4 है, 5 है, ठीक है, तो इसी, हाँ, इसी वे से हो जाता है, ये -35 आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो ये सॉरी +35 आपका आंसर आएगा, तो इसी वे से आप लोगों को मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम चेक करना हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, माने इसके जो डायग्राम्स के कि कैसे वो परफॉर्म करते हैं। पहले आपके परफॉर्मेंस के है कि पहले वो मल्टीप्लाई करेगा ऑपरेशंस, ठीक है, मल्टीप्लाई जो भी आपका ऑपरेशन होगा उसमें आपको डिफाइन कर देगा कि मल्टीप्लिकेंड क्या है, मल्टीप्लायर क्या है, ठीक है, फिर आपको ए साइन का क्या है और क्यू साइन का क्या है, मतलब कहने का मतलब है कि पहले बी जो है, बी आपको डिफाइन करेगा कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेंट क्या है जिससे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। जैसे -2 बोला था, तो -2 आपका मल्टीप्लिकेंट हो गया। मल्टीप्लायर क्या हो गया, जो आपका मल्टीप्लायर नंबर हो गया, ठीक है, जिससे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जिससे आप वैल्यू डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई हो गया। फिर एक साइन डिनोट करना है कि करते क्या साइन है, एक्स नॉर गेट से आपको कहते हैं साइन डिनोट हो जाएगा कि कहते हैं आपके पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो आपको 0 डालना है, 0 रहेगा वैल्यू, और नेगेटिव है तो 1 रहेगी, ठीक है। फिर आपके पास क्यू एन में आ जाता है, मतलब आपके पास ये सीक्वेंस, आपका सीक्वेंस स्टार्ट होता है, तो सीक्वेंस जितने बीट्स का होगा, मतलब कोई भी बीट्स 3 बीट्स का तो होगा ही होगा, 3 बीट्स का, या 4 बीट्स का होगा, 4 बीट्स का होगा, याद रखिएगा। नंबर मैग्नीट्यूड आपका 3 3 बीट का हो गया, और एक नेगेटिव साइंस आपका मिला करके 4 बीट्स का हो गया, ठीक है।
फिर वो क्या है कि अपने सीक्वेंस पे लेके आएगा। अगर 4 बीट्स का है तो 4 आपके नंबर्स होंगे, जैसे कि अगर 1 1 1 1, तो ये 4 बीट्स के हो गए। तो अगर पहले पहले की वैल्यू, अगर एन को एन का जो फर्स्ट बीट को लेना है, सॉरी फर्स्ट जो सबसे लास्ट बीट है वो लेना है, फिर उसी तरह से आपको लेते रहना है। ठीक है, जब तक आपका आउटपुट मतलब प्रॉपरली सीक्वेंस में ना आएगा, मतलब जितनी बार आपका आउटपुट जनरेट होगा उतनी बार आपको सॉल्यूशन निकलेगा। आउटपुट आपको जनरेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, सीक्वेंस मैनर में आपका आउटपुट जनरेट होगा। पहले 3 2 1 0, पहले 3 की वैल्यूज, फिर 2 की वैल्यूज, फिर 1 की वैल्यू, फिर 0 की वैल्यू, ये 1 बाय 1 होगा। एंड देन आपके पास जब वो पूरा आ जाएगा, सारे सीक्वेंस आएंगे, तो ए में जो डमी आपका डमी टेम्परेरी वाला में आता है, वो फिर पैरेलल लाइन पे भेज देगा। एंड देन वो आपके पास आउटपुट जनरेट, देन आपका ये प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो ये आपका का फ्लो चार्ट है एक मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम्स का, कि आपको साइंड एल्गोरिथम कैसे प्रोसेस करें। अनसाइंड में कोई दिक्कत नहीं होती है। अनसाइंड में क्या होती है, अनसाइंड में आप इजिली प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन और थॉट, आई लव हियर टू देम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑफ द मोर कंटेंट। अगले टॉपिक्स में मैं ये चीजें थोड़ी ध्यान रखूंगा कि मैंने एक चीजें जैसे कि वो मैं टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि जो -5 और -7 का जो कंसेप्ट है वो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि एक्चुअली में वहां पे कहाँ पे दिक्कत आई। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।